सबसे पहला चैप्टर था क्या? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चैप्टर की पूरी परिचय हम लोग 2 क्लास में पीछे देख लिए। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं थी उन सभी संख्याओं से परिचय हो गया। सभी संख्याओं के बारे में अच्छा से जान लिए हैं। चैप्टर परिचय होने के बाद अब हम लोग अपने जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर पर डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इसमें क्या देख रहे हैं? सबसे पहले एक छोटी बात यह देखना है कि पहला चैप्टर को कितने चरणों में बांटा गया। 4 चरण में बांट दिया गया है। चैप्टर जो 1 था एक्सरसाइज हम लोग का 1, इसे 4 चरण में बांट दिया गया है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। यह 4 चरण पढ़ने के बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो भाग पर आधारित प्रश्न होता है उसे पढ़ना है और फिर संख्या श्रेणी को जोड़ना सीखना है। तो सबसे पहला चरण में क्या दिया गया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहला बिंदु जो हम लोग को पढ़ना है वह क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? इसको देखते हैं। यहाँ जो प्रमेयिका शब्द है इस प्रमेयिका को जानेंगे। क्या होती है प्रमेयिका? प्रमेयिका को अंग्रेजी में लेमा कहा जाता है। प्रमेयिका को ही क्या कहा जाता है? लेमा। प्रमेयिका एक प्रकार का कथन है। क्या है? एक कथन है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका क्या है? एक कथन है। प्रमेयिका क्या है? एक कथन है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। अब देखिए हम लोग प्रमेयिका को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि यूक्लिड जो है एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, इन्होंने जो अपनी एक प्रमेयिका दिए, एक कथन बताए, वह कथन कहला गया क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाग की जो क्रिया होती है, हम लोग बचपन से भाग सीखते आए हैं अब तक। जो भाग बनाया जाता है, जो भाग बनाने की विधि होता है, उस विधि को एक सिस्टम में सजा करके व्यवस्थित ढंग से प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड साहब ने बताए, एक कथन के माध्यम से बताए, तो वह कथन कहला गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ऐसे प्रमेयिका क्या है? तो एक कथन है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में। जैसे हम लोग कोई स्टेटमेंट जानते हैं, पहले से कोई कथन को जानते हैं, तो गणित की प्रश्नों को हल करने में कभी कभी लिखते हैं, हम जानते हैं कि ऐसा होता, हम जानते हैं कि 2 + 2 4 होता। यह एक कथन है जो हम पहले से जानते हैं, तो उसका प्रयोग हम लोग कहीं करते हैं गणित की प्रश्नों को हल करने में। अच्छा, हम जानते हैं कि भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ये बात जानते हैं ना। उसी तरह से भाग बनाने की जो विधि जिसे यूक्लिड साहब ने व्यवस्थित ढंग से बना करके बताए, एक कथन लिख करके बताए, तो वह कहला गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब उन्होंने इस प्रमेयिका में क्या बताए उसे हम लोग देखते हैं। प्रमेयिका को तो हम लोग जान गए कि प्रमेयिका क्या है? एक कथन है। भाषा में भी लिख दिया गया है। आप क्लियर कॉपी जब तैयार करेंगे तो इसमें इन सारी बातों को दर्शाएंगे चैप्टर शुरू करने से पहले। प्रमेयिका की भाषा क्या है? प्रमेयिका एक कथन है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। अब यूक्लिड साहब जो प्रमेयिका दिए, उनकी प्रमेयिका में क्या बताया गया? प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड ने किसी 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच भाग की क्रिया को एक व्यवस्थित तरीके से बता, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा गया। जो भाग की क्रिया होती है, जो भाग हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, उसी भाग को यूक्लिड साहब ने क्या किए? एक व्यवस्थित ढंग से सजा करके बनाने का तरीका सिखाए एक कथन के माध्यम से, तो वह कहलाया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विभाजन का मतलब क्या? भाग देना। प्रमेयिका का मतलब क्या? भाग देने की कथन। किसने दिया? यूक्लिड साहब दिए। तो पूरा बातें कहलाया क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इन्होंने अपनी प्रमेयिका में क्या बताया? तो इस प्रमेयिका द्वारा बताया गया, इस प्रमेयिका के अनुसार बताया गया
कि ए और बी यह कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। कोई दो संख्या है ए और बी। अब दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक क्यू और आर भी उसमें विद्यमान होगा, और वह विद्यमान किस रूप में रहेगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा। कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा। अब धनात्मक पूर्णांक में जैसे कि एक हो गया 20, दूसरा हो गया 25, एक हो गया 40, दूसरा हो गया 80, एक हो गया 100, दूसरा हो जाएगा 150। इस तरह से यह भी दो धनात्मक पूर्णांक है, यह भी दो धनात्मक पूर्णांक है, और यह भी दो धनात्मक पूर्णांक है। एक को ए समझेंगे, दूसरा को बी समझेंगे। और इस स्थिति में क्या होगा? ए और बी में अभी यहाँ पर छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा, लेकिन हमेशा बड़ा वाला को ए मानना होगा, छोटा वाला को बी मानना होगा। ऐसा एग्जाम्पल एक दो देखते हैं। 150 और यह हो गया 50, यहाँ हो गया 180, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्या? 100। तो यह ए है और यह बी है। इसमें क्या हो गया? ए बड़ा होना चाहिए बी से। यह दो दो संख्या जो है पूर्णांक के रूप में, इसमें जो बड़ा है इसको ए बना लेंगे और छोटा वाला को बी बना लेंगे। तो यूक्लिड साहब की जो प्रमेयिका दिया गया है, इसमें बताया गया है कि ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक होगी, तो दोनों के बीच भाग की जब क्रिया होगी तो उस क्रिया के दौरान उसमें दो और पूर्णांक उपस्थित रहेगा, वह क्यू और आर होगा। भाग की क्रिया में क्यू और आर दो अन्य पूर्णांक भी उपस्थित रहेगा, और इसकी उपस्थिति किस रूप में रहेगा? वह प्रारूप यूक्लिड साहब ने बताए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मुख्य रूप से इतना ही बातों पर निर्भर करता है। यही बातों को हम लोग को अच्छी तरह से समझना है। अभी यहाँ पर अब बताना है क्या इसको समझने में? देखिए, इसको साफ करना पड़ेगा। हम दो संख्याएं लेते हैं, दो पूर्णांक लेते हैं। एक हो गया 225 और अगला हो गया 100, ठीक है। अब इन दोनों पूर्णांकों के बीच भाग की जब क्रिया होगी तो हम लोग इसे ए बनाएंगे, इसे बी बनाएंगे। ए बड़ा हो गया बी से, बड़ा है, तो भाग जब हम लोग देते हैं तब बड़ा में छोटा से कि छोटा में बड़ा से? बड़ा में छोटा से। बड़ा में छोटा से भाग देते हैं। ऐसे कभी कभी छोटा में भी बड़ा से भाग दिया जाता है जब डेसिमल में आंसर लाना होता है तब, नहीं तो ऐसे बड़ा में छोटा से भाग दिया जाता है। तो यूक्लिड साहब जो तरीका बताए भाग देने का, इसमें बताए कि बड़ा संख्या में छोटा से भाग देना। 225 में 100 से दो बार में लगेगा 200, घट करके कितना होगा? 5 और 2 25। 25 जो बचा यह कहलाएगा क्या चीज? शेष। अच्छा, 100 से भाग दिए थे तो 100 कहलाया क्या चीज? भाजक। आज जितना बार में भाग लगाए इस यह कहलाएगा भागफल। और जिस संख्या में हम लोग भाग दिए यह कहलाया क्या? भाज्य। यह चीज तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। इसी चीज को व्यवस्थित ढंग से जब सजा दिया गया तो वह कहला गया यूक्लिड प्रमेयिका। अब इसे सजाया कैसे गया? इन सभी चीजों को लेटर से सूचित किया गया। भाजक को कहा गया बी, भाजक को बी, भाज्य को कहा गया ए, भागफल को कहा गया क्यू, शेष को कहा गया आर। तो देखिए, दो ही संख्या पहले से विद्यमान था। एक था कौन? 225 और दूसरा 100। तो इस प्रमेयिका के अनुसार ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, दिया गया था तो दो ही संख्या, एक 225 और दूसरा 100, लेकिन इसके दोनों के बाद दो पूर्णांक इसमें और विद्यमान है। एक कौन? Q के रूप में और दूसरा कौन? R के रूप में। तो यह चीज जब हम लोग बचपन में सीखे थे तो इसे कैसे सीखे थे? सीखे थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, और प्लस में इधर लिखे थे क्या चीज? शेष फल लिखे थे ना। इसे एक ब्रैकेट में भी रख देंगे, बिना ब्रैकेट के भी छोड़ देंगे चलेगा।
इसी चीज को यूक्लिड साहब क्या बताए, भाज्य को जब ए से सूचित किया गया तब भाज्य के जगह क्या लिखा जाएगा, ए बराबर भाजक को क्या चीज से सूचित किया गया है, बी से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बी। गुना में है क्या, भागफल, भागफल को क्यू से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्यू। अब प्लस में शेष, शेष को क्या चीज से सूचित किया गया है, आर से, तो यह हो गया आर। अच्छा बी गुना क्यू क्या बनेगा, बी क्यू। तो यही बात ना यहाँ पर बताया गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें दो बातें और नीचे बताया गया, यह दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, भाग विधि में कि यदि दो पूर्णांक होगी ए और बी, तो उसमें ए बड़ा होगा बी से, ए बड़ा होगा बी से, तब तो ए भाज्य होगा ना। भाज्य हमेशा बड़ा होता है कि भाजक बड़ा होता है, भाज्य बड़ा होता है। बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग दिया जाता है तो बड़ा संख्या भाज्य होगा। यहाँ पर ए बड़ा होगा बी से, हमेशा ए बड़ा होगा बी से, भाज्य बड़ा होगा भाजक से। और एक बात और यहाँ से सीखना है कि यहाँ पर लिखा है आर बड़ा और बराबर है जीरो से, ध्यान दीजिए, आर बड़ा है और यह बता रहा है बराबर है किसका, जीरो के, लेकिन छोटा है किससे, बी से, बी से क्या है, छोटा है। अब इस बात को अच्छी तरह से समझिए। हम एक दूसरा भाग बनाते हैं, इधर ध्यान दीजिए। एक भाग ले लिए 30 और इसमें देना है कैसे, 10। 30 में जब 10 से हम लोग भाग देंगे तो 10 के पढ़ा में 30 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 10 तिहाई 30 यहाँ पर पूरा पूरा जब लग जाएगा, घटेगा तो शेष क्या प्राप्त हुआ हम लोग का, जीरो। शेष क्या प्राप्त हुआ, जीरो। लेकिन इसी 30 में जब हम लोग 8 से भाग करेंगे तो 8 के पहरा में तो 30 नहीं है, 30 है क्या, 8 के पहाड़ा में जब 30 नहीं है तो 30 से कम लगाएंगे, 3 बार में क्या लगेगा, 24, घट के आएगा क्या, 6। यहाँ पर देख रहे हैं कि आर का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वह 0 आया, यहाँ पर आर का वैल्यू प्राप्त हुआ वह क्या हुआ, 6 आया। तो क्या कह सकते हैं, 6 0 से बड़ा हुआ कि नहीं, तो कह सकते हैं कि आर बड़ा है 0 से, ये बात कह सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आर बराबर हुआ 0 का, तो यह आर बड़ा भी होगा 0 से और बराबर भी होगा 0 से, दो स्थितियां। लेकिन यह आर कभी भी बड़ा नहीं होगा किससे, भाजक से। भाजक से शेष कहियो बड़ा होगा क्या, शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा, शेष हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से। और भाजक को 20 से सूचित किया गया। तो यही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो बताया गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें यह प्रमेयिका है और इस प्रमेयिका को सिद्ध करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यह बात से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है कि आर हमेशा लिखेगा क्वेश्चन में इनमें से कौन सा कथन सही है, और वहां से क्वेश्चन कथन क्या क्या देगा, आर हमेशा बड़ा होता है बी से। ऐसा कभी हो सकता है क्या, आर कभी भी बी से बड़ा होगा। आर क्या है, शेष है, बी क्या है, भाजक है। शेष कभी भी भाजक से बड़ा होगा क्या, कभी नहीं होगा। यह कथन गलत हो जाएगा। हाँ, अगला कथन में दे दिया जाए आर हमेशा छोटा होगा बी से, तो यह कथन सही हो जाएगा। कभी कभी देगा कि आर हमेशा बड़ा होगा 0 से, तो यह हमेशा बड़ा नहीं होगा, कभी कभी वह 0 के बराबर भी होगा। हमेशा बड़ा नहीं होगा, आर बड़ा होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा 0 से बड़ा, कभी कभी वह 0 के बराबर भी होगा। जब भाग लगाएंगे भाग पूरा पूरा कट जाएगा, तो उस स्थिति में 0 से बड़ा कहाँ होगा, वो तो 0 के बराबर हो गया। उसका आर जो बचा यानी शेष बचा वह क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस स्थिति में आर 0 के बराबर हो गया, न कि हमेशा 0 से बड़ा हो। हाँ, एक कथन देगा कि आर यानी कि शेष हमेशा
धनात्मक होता है, तो ये बात सही है। शेष जो भी होगा वह कभी न कभी, कभी नहीं, हमेशा शेष जो होगा वह हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, वह कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। अरे पूरा पूरा भाग कट जाए तो शेष 0, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो कोई ना कोई पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 प्लस में आएगा। शेष कहियो माइनस में होगा क्या? शेष कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग भाग बना करके जो तरीका देखे, यूक्लिड साहब द्वारा जो तरीका बताया गया है, इस तरीका को अच्छी तरह से समझ लिए। अच्छा, कहेगा कि ए छोटा होगा b से, ये कथन सही हो जाएगा कि गलत? यूक्लिड साहब यह बात बताए कि एक छोटा होगा b से? नहीं। क्या बताया गया? a बड़ा होता है b से। r के बारे में क्या बताया गया कि r बड़ा होगा 0 से, बराबर होगा 0 के, और छोटा होगा b से। अब यहाँ पर जान गए b क्या है? भाजक। r क्या है? शेष। b क्या है? भाजक। a क्या है? भाज्य। इतनी बातें समझ गए। तो पहला चैप्टर का पहला बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उस प्रमेयिका को हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब इस प्रमेयिका पर आधारित जो प्रश्न होगा उसे हम लोग देखते हैं। कि अब प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर का पहला प्रश्न क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दिए गए संख्याओं का मौसा ज्ञात करें। मौसा बोले तो HCF। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा जो भाग करने की तरीका बताया गया है, उसी विधि से हम लोग क्या करेंगे, जो संख्याएं दिया गया है इसका मौसा निकालेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में 2 संख्या दिया गया, 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन में 3 संख्या दिया गया है। अभी आप सीखें कि 2 संख्या देने पर एक को a बना देंगे, दूसरे को b बना लेंगे। जो बड़ा है उसे a बना लिए और जो छोटा है इसे b बना लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 संख्या दिया है, तब इसमें a b कैसे बनाएंगे? संख्या तो 2 ही मानना है ना, एक a और एक b। अब इसमें 3 दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? कोई 2 को लेकर के a और b बना करके एक बार मौसा ज्ञात करेंगे, फिर जो मौसा आएगा उसे b बना लेंगे और बचा हुआ संख्या a बना लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 135 और 225 का जो मौसा ज्ञात करना है। तो बड़ा संख्या 225 है, 225 में हम लोग भाग करेंगे कितना से? 135। तो 135 b बनेगा, 225 a बनेगा। अब भाग लगाएंगे, 135 के 2 से गुना करेंगे तो 2 बार में 270 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगेगा 135, घट के होगा 0, 12 में से 3 गया 9 और यह 1 कट गया। देखिए, भाग दिए तो कुछ ना कुछ शेष बचा ना। मौसा ज्ञात करने के लिए मेन बातें क्या होती है कि बनेगा भाग, लेकिन हर स्थिति में हम लोग को शेष को 0 बनाना। मौसा ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? शेष को 0 बनाना पड़ेगा। तो क्या अभी शेष 0 प्राप्त हुआ? क्या नहीं प्राप्त हुआ। तो एक बार और भाग लगाएंगे। अब भाग कहाँ, किसको, किसमें लगाएंगे? तो जो शेष बचा था यह बनेगा भाजक, और जो हमारा भाजक था यह बनेगा भाज्य। और यहीं पर हम लोग बचपन से तो मौसा सीखते हैं ना, यहाँ से बना देते हैं। यहीं से इस शेष को भाजक बनाएंगे और इसको इधर में भाज्य बना देंगे, जो भाजक था 135। फिर यहाँ से भाग लगाएंगे, एक बार में क्या 90 लगेगा, घट करके आएगा कितना 5, 13 में से 9 गया 4। अभी भी शेष 0 नहीं आया। फिर से क्या करेंगे, इस शेष को भाजक बनाएंगे और जो भाजक था उसे भाज्य बना लेंगे। अब 45 से भाग दिए तो 45 से 2 बार में कट जाएगा 90, 90 कट गया, मतलब क्या आ गया शेष 0। पूरा पूरा कटने का मतलब शेष 0 आया। देखिए, हम लोग जो भाग बनाए यह कितने चरण में कंप्लीट हुआ? एक चरण तो यह हो गया था, दूसरा चरण यहाँ हो गया और तीसरा चरण यहाँ हो गया।
3 चरण में बनने के बाद हम लोग को शेष क्या प्राप्त हुआ? 0। और जब शेष 0 जिस समय प्राप्त होता है, उस चरण का जो भाजक होता है वही मौसा होता है, HCF होता है। ऐसे एक भाजक यहाँ है, दूसरा भाजक यहाँ है, तीसरा भाजक यहाँ है। अंतिम भाजक जहाँ पर शेष 0 हो जाता है वह अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है? मौसा कहलाता है। तो हम लोग का हो गया मौसा क्या? मौसा बराबर लिखेंगे 45। लेकिन इतना बचपन से जैसे मौसा बनाते हैं वैसे बन गया, 3 चरणों में बना। इसके तीनों चरण को यहाँ पर नीचे दर्शा देना होगा। प्रथम चरण में क्या लिखना होगा? प्रथम चरण में यूक्लिड साहब जो तरीका बताए थे वह क्या था? वह था A बराबर BQ प्लस R, यही ना था? तो प्रथम चरण के लिए इस रूप में हम लोग लिखेंगे। तो A क्या था? 225 लिखेंगे, 225 बराबर BQ है ना, B के जगह पर क्या है? 135 गुना Q के जगह पर क्या है? 1 प्लस R के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? 90। यह प्रथम चरण में हमारा जो भाग की क्रिया हुआ उसका प्रथम चरण। अब दूसरा चरण लिखेंगे। दूसरा चरण में क्या लिखेंगे? दूसरा चरण का जो A था, दूसरा चरण का जो A है वह क्या है? 135। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर 135 बराबर, अब देखिए A लिखा गया, अब लिखना है B और Q। तब B क्या है? 90। तो यहाँ लिखेंगे 90 गुना Q क्या है? 1 प्लस R क्या बचा था दूसरे चरण के लिए? 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 45। अब तीसरा चरण में लिखिए। तीसरा चरण में क्या हो जाएगा? तीसरा चरण में आएगा, तीसरा चरण का भाज्य क्या था? भाज्य 90 था ना, A अंदर वाला होता है ना, तो A 90 है। तो लिखेंगे 90 बराबर B क्या था? B 45 गुना Q क्या था? 2 जोड़ में क्या लिखेंगे? 0। अब यह 3 चरण में कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमारा R 0 हुआ कि हमारा मौसक कंप्लीट तैयार होगा। जिस समय R 0 यानी कि शेष 0 हुआ, उस समय का जो भाजक होगा यानी कि B, यहाँ पर सब लोग जान रहे हैं E क्या है? A, E क्या है? B, E क्या है? Q, E क्या है? R, E क्या है? B, Q, R, B, Q, R। मौसा के लिए क्या बताए कि जो अंतिम भाजक होगा, जो अंतिम B होगा, जो सबसे लास्ट का B होगा वही क्या होगा? मौसा होगा। तो तीसरे चरण में हमें शेष R का वैल्यू जो हुआ वह 0 प्राप्त हो गया। तो यहीं से हम लोग इसका मौसा लिखेंगे। इसलिए HCF बराबर क्या लिखेंगे? 45। अंतिम भाजक ही क्या होता है? मौसा होता है। तो एक साधारण प्रक्रिया से जिस तरह से हम लोग भाग विधि से मौसा ज्ञात करने के बचपन से सीखे हुए हैं, उस तरह से यह पूरा भाग द्वारा मौसा ज्ञात कर लेंगे। और जितने चरण प्राप्त हुआ उन सभी चरणों को नीचे लिख देंगे। यही हम लोग का बताया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमने जो मौसा ज्ञात किया वह चरण बाय चरण यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? साधारणतः जो मौसा ज्ञात करना सीखे हुए हैं उस विधि से मौसा ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर समझ गए कि कौन A होता है, कौन B है, कौन Q है, कौन R है। जितने चरण में मौसा पूरा कंप्लीट हुआ उन सभी चरणों को यहाँ पर दर्शा देंगे। क्लियर? कंप्लीट? चलिए नोट करें। जो तरीका से बचपन से हम लोग मौसा बनाते आए हैं वही आसान तरीका से बना दिए, सब आदमी को समझ में भी आ गया। कुछ लोग दूसरे तरीका से यही क्वेश्चन को बनाते हैं, काम वही है, करना वही चीज है, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। वह तरीका कैसे हो जाता है? 225 में 135 से भाग देना। प्रत्येक अलग अलग स्टेप में बनता है भाग, तो अलग अलग स्टेप में बनता है। तो पहले ही लिख लिया जाता है स्टेप 1 यानी कि प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या किया गया? 225 को अंदर करके
135 से भाग दिया गया। एक बार में 135 लगाए, घट के आया 0, यहाँ से आया 9, यहाँ कट गया। बताइए आर का मान 0 आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ पर लिख देंगे यही बात को, चूंकि आर बराबर नहीं हुआ किसके? 0। आर 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ, आर 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अगले स्टेप में चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में चलेंगे। तो सेकंड स्टेप में करना क्या है? जो आर है उसे बी बना लेना होगा और जो बी है उसे ए बना लेना होगा। मतलब 135 में अब हम लोग 90 से भाग लेंगे। जो भाजक था वह भाज्य बन गया, जो शेष था वह भाजक बन गया। फिर यहाँ भाग लगाएंगे। एक बार में 90 घट के आएगा 5 और यहाँ घट के आएगा 4। दूसरे स्टेप में हमारा आर 0 प्राप्त हुआ। दूसरा स्टेप जो दिए, दूसरे चरण में जो भाग बनाए, इसमें जो हमारा शेष है, जो आर है, यह 0 प्राप्त हुआ क्या? नहीं ना। तो यहाँ फिर वही बात लिखेंगे, क्योंकि आर बराबर नहीं हुआ 0 के, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? इसलिए अब हम लोग स्टेप तीसरा चलेंगे। तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा? अब जो आर आया है, जो शेष आया है, इसको भाजक बनाएंगे, यानी कि बी बनाएंगे। तो 45 को बाहर कर लेंगे और जो भाजक था, जो बी था 90, इसको अंदर कर लेंगे। 90 को अंदर करेंगे। बोलिए 45 से 2 बार में 90 आ जाएगा ना। घटने से 0 0 कट या 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पर तो हम लोग देख लीजिए कि आर हमारा 0 प्राप्त हो गया। जैसे ही आर 0 प्राप्त हुआ, जिस भाजक से आर का मान 0 आया, पूरा भाग कट गया, वह भाजक ही हमारा क्या हो गया? HCF होगा। तो अंतिम में हम लोग लिख देंगे, चूंकि आर बराबर है 0 के, इसलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 45। कोई दिक्कत? सीख गए? अच्छा से सीख गए ना। तो यहाँ भी वही बातें हुआ, अलग अलग चरण में बनाया गया। सभी स्टेप को अलग अलग करके बनाए और अंतिम स्टेप तीसरे चरण में हम लोग का शेष 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या कर लिए? HCF प्राप्त हो गया हम लोग का क्या? 45। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए इतना हम लोग बनाएंगे, परीक्षा में क्वेश्चन आए इस तरह से बना देंगे। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 नंबर मिलेगा। लेकिन इसको और सुंदर बनाने के लिए, अच्छा से सजाने के लिए यहाँ पर लिख देंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन विधि ही लिख दीजिए। विधि से a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिख देंगे हम लोग? फर्स्ट में लिखेंगे a के जगह पर क्या है? पहला स्टेप में a के जगह पर क्या है? 225। तो लिखेंगे 225 बराबर b के जगह पर क्या लिखेंगे? 135 गुना Q के जगह 1 का जोड़ R के जगह पर 90। फिर से लिख देंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है? देखिए अब दूसरे स्टेप में हम लगाते हैं। दूसरे स्टेप में a क्या है? 135। तो 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। फिर लिख देंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में a का वैल्यू देखिए, a क्या है? 90। a बराबर BQ, तो b क्या है? 45 गुना Q क्या है? 2 प्लस R क्या है? 0। R आ गया 0। बस इतना बातें लिख देने से हो सकता है कि कॉपी चेक करने वाले खुश होकर के 2 नंबर की प्रश्न रहेगा, 2.5 नंबर भी देंगे या 3 नंबर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से दिए गए संख्याओं का
मसा ज्ञात कर लिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में 3 गो संख्या 250, 175 और 425, 3 संख्या। इसमें से कोई 2 संख्या लेकर के ए और बी बना लीजिए। तो इसी 2 को ले लेते हैं। पहले से 2 संख्या, इसको ए बना दिए, इसको बी बना दिए। अब यूक्लिड विभाजन से बनाना है तो वही स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके बनाएंगे। तो देखिए पहला चरण जब लेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट लेते हैं, तो इसमें ए किसे बनाए 250 और बी 175। तो 250 में 175 से भाग कर एक बार में लगेगा 175। 10 में से 5 गया 5, 4, 14 में से 7 गया 7, ये कट गया। बताइए शेष 0 आया क्या? नहीं आया। लिख देंगे चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए अब स्टेप दूसरा चलेंगे। स्टेप 2 में देख रहे हैं क्या करेंगे, 75 जो बचा शेष, इसे भाजक बनाएंगे। 75 भाजक बन गया और जो भाजक 175 था यह भाज्य बना। यहाँ से फिर से लगाएंगे, 2 बार में लगेगा ना, 150 लग जाएगा 2 बार में, घट के आएगा 5, यहाँ घट के आएगा 2, ये कट गया। क्या शेष 0 आया क्या? नहीं ना। लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं हुआ 0 के, इसलिए अब स्टेप क्या चलेंगे, इधर दिखाई नहीं देगा, इधर देखिए। इसलिए स्टेप तीसरा में चलेंगे हम लोग। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 25 जो शेष बचा उसे भाजक बनाएंगे और 75 जो भाजक था उसे भाज्य बना दिए। अब यहाँ से 25 से कई बार में, 3 बार में कट गया, पूरा कट गया, मतलब शेष क्या प्राप्त हो गया, 0। जैसे ही शेष 0 प्राप्त हुआ तो लिख दिए चूंकि r बराबर है 0, इसलिए HCF जो होगा, HCF यह क्या हो जाएगा 25। क्लियर है? 2 संख्या के बीच जो HCF प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 25। अब एक संख्या और बाकी। अब जो HCF प्राप्त हुआ यह छोटा है और जो यहाँ संख्या है यह बड़ा है, तो इसे B बना लेंगे और इसे A बना लेंगे। अब फिर से शुरू होगा, इसे A बना लिए। देखिए A बराबर हो गया 425 और B बराबर हो गया 25। अब यहाँ से फिर से HCF निकालेंगे, तो A में B से भाग करेंगे, 425 को 25 से लगाएंगे, तो एक बार में पहले 25 लगेगा, घटेगा तो घट करके आएगा 7 और यह 3 में से 2 गया A, ऊपर से आएगा कितना 5, 25 से लगेगा भाग क्या? लगेगा कितने बार में? 7 बार में। 7 बार में 175। देखिए पूरा कट गया, शेष क्या प्राप्त हुआ? 0। शेष 0 प्राप्त हो गया। जब अगला पार्ट का हम लोग लिए, अगली संख्या को लेकर के तीसरी संख्या से बनाए, तो पहला चरण में ही हम लोग का शेष 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से भी आ गया, चूंकि r बराबर है 0 के, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 25। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो 2 संख्याओं के बीच का HCF निकालना, 3 संख्याओं के बीच का HCF निकालना, 4 संख्याओं के बीच का HCF निकालना, 5 संख्या जितनी भी संख्या देगा और उसे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा कहेगा कि HCF निकाले, तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। पहले कोई 2 संख्या के बीच HCF निकालेंगे, जो HCF आ जाएगा उसे तीसरी संख्या से लेकर के फिर से ज्ञात करेंगे। यदि वही है तो फिर चौथी संख्या को ले लेंगे, नहीं यदि नया HCF आएगा तो फिर उन नई HCF को अगली चौथी संख्या रहता उसमें भाग दे करके हम लोग निकाल लेंगे। जो अंतिम रिजल्ट प्राप्त होगा सभी संख्याओं के बीच निकालने के बाद, वही हम लोग का क्या हो जाएगा? फाइनल HCF का आंसर होगा। तो आज की क्लास में चैप्टर 1 का जो था, 1 का एक्सरसाइज 1.1 जो था, वह मुख्य रूप से मेन बिंदु जानना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वह अच्छी तरह से जान लिए और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से किसी भी धनात्मक संख्याओं के बीच HCF जो मौसा ज्ञात करना होता है वह हम लोग सीख लिए। अब क्या करना है आप लोग को, पहला चैप्टर
1.1 का बनाना है घरे किताब के माध्यम से। जितना भी प्रश्न उसमें है सभी को बनाना है। जो प्रश्न नहीं बनेगा उसे क्या करेंगे, कल की क्लास में पूछेंगे, या यदि वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो कमेंट में जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे पूछेंगे, फिर अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को बना करके बताया जाएगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त।